प्यारे बच्चों, आज हम इकाई 7 में द्रवों के प्रवाह का अध्ययन कर रहे थे। हमने प्रीवियस लेक्चर में इसके कुछ टॉपिक्स डिस्कस करे थे। आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है द्रवों के बहने का अविरतता का सिद्धांत, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। हमने आदर्श द्रव बताया था जो असंपीड्य और अशायन। आदर्श द्रव कौन सा होता है? जो असंपीड्य और अशायन होता है उसे क्या कहते हैं? आदर्श द्रव कहते हैं। यदि कोई असंपीड्य तथा अशायन द्रव किसी असमान परिच्छेद वाली नली में, किसी असमान परिच्छेद अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में धारा रेखीय प्रवाह में बह रही है, धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा है, तो नली के प्रत्येक बिंदु पर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल तथा द्रव के वेग का गुणनफल एक नियत रहता है। द्रव का गुणनफल क्या है? द्रव के वेग का गुणनफल क्या रहता है? नियत रहता है। इसे अविरतता का सिद्धांत कहते हैं। फिर समझिए, जब कोई असंपीड्य एवं अशायन द्रव मतलब आदर्श द्रव किसी असमान परिच्छेद वाली नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है, तो नली के प्रत्येक बिंदु पर नली के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा द्रव के बहने वाले वेग का गुणनफल क्या रहता है? नियत रहता है। इसे अविरतता का सिद्धांत कहते हैं। देखो, इसको प्रूव करने के लिए हमने एक असमान परिच्छेद वाली नली ली। कैसी ली? असमान परिच्छेद वाली नली ली। यहां पे वेग v1 है और यहां पे वेग क्या है? v2 है। इसका क्षेत्रफल a1 है और इसका क्षेत्रफल क्या है? a2 है। ठीक, ये x सिरा है और ये कौन सा सिरा है? y सिरा है। एक असंपीड्य अशायन द्रव इस नली के x सिरे पे प्रवेश करता है, तो जिस सिरे पे प्रवेश करता है वहां इसका वेग v1 है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a1 है। दूसरे सिरे y से ये द्रव बाहर निकल जाता है, वहां इसका वेग v2 है और क्षेत्रफल a2 है। जो द्रव बह रहा है उस द्रव का घनत्व क्या है? रो है। जो द्रव बह रहा है उस द्रव का घनत्व क्या है? रो है। तो एक सेकंड में x सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन क्या हो जाएगा? आयतन a1। प्रवेश करने वाले का आयतन क्या होगा? a1 v1 इंटू 1, तो a1 v1। एक सेकंड में x सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान क्या होता है बेटे? आयतन गुणा घनत्व होता है। तो ये कितना हो जाएगा? a1 v1 रो। इसी प्रकार एक सेकंड में y सिरे से निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान कितना द्रव्यमान हो जाएगा? a2 v2 रो। देखो, यहां पे कहीं द्रव रुक तो रहा नहीं है, कहीं जमा तो हो नहीं रहा है। जितना एक सेकंड में द्रव प्रवेश कर रहा है उतना एक सेकंड में द्रव दूसरे सिरे से बाहर निकल रहा है। तो इसका मतलब प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान और बाहर निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान क्या होगा? बराबर होगा। तो ये दोनों द्रव्यमान बराबर हैं, तो a1 v1 रो इज इक्वल टू a2 v2 रो। तो इसका मतलब क्या आ गया? a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2।
हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू नियतांक। इसका मतलब है जहां पे नली के सिरे का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ज्यादा होगा वहां वेग कम होगा, जहां नली के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कम होगा वहां वेग ज्यादा होगा। जब हम गाड़ी की धुलाई करते हैं ना, गाड़ी की धुलाई करने के लिए आगे नोजल लगा देते हैं, नोजल का जो क्षेत्रफल होता है अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल वो बहुत कम होता है, तो पानी का वेग बहुत तेजी से जाता है और उस भाग पे, जिस भाग पे भी टकराता है उससे धूल मिट्टी कण सब निकाल देता है। तो द्रवों के अविरतता के सिद्धांत से हमें क्या पता चलता है कि बहने वाले द्रव के, जिस नली में बह रहा है उस नली के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल और द्रव के बहने के वेग का गुणनफल एक नियतांक होता है। क्या होता है? एक नियतांक होता है। अगर अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ज्यादा है, नली ज्यादा चौड़ी है, तो पानी कम वेग से बहेगा, और नली कम चौड़ी है तो पानी क्या कहेगा? ज्यादा वेग से बहेगा। अब ये जो द्रव बहता है इसमें कितने प्रकार की ऊर्जाएं होती है? बहते द्रव में कितने प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं उसका अध्ययन करेंगे अभी। अब द्रव बह रहा है, हमें पता है द्रव बहेगा तो गतिज ऊर्जा तो जरूर होगी, और कहीं द्रव पृथ्वी तल से ऊंचा भी होगा तो उसमें स्थितिज ऊर्जा भी होगी, और द्रव नली से, जो जिस नली में बह रहा है उससे टकराता है तो दाब भी होगा। तो बहने वाले द्रव में 3 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। ठीक है, ये ऊर्जाएं कौन कौन सी होती हैं? प्रवाहित द्रव में ऊर्जाएं, प्रवाहित द्रव की ऊर्जाएं। पहली होती है दाब ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा की बात कर रहे हैं बेटे हम? दाब ऊर्जा। जब द्रव बहता है तो द्रव का दाब एक ऊर्जा उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं? दाब ऊर्जा कहते हैं। अब जो द्रव बह रहा है द्रव का, तो द्रव के एक क्षेत्रफल पे, द्रव जो बह रहा है उसके एक क्षेत्रफल पे दाब P है, जिसके कारण द्रव x दूरी तय कर लेता है। कितनी दूरी कर लेता है? L दूरी तय कर लेता है, x दूरी तय कर लेता है। तो द्रव की दाब ऊर्जा कितनी हो जाएगी? द्रव की दाब ऊर्जा ये किसके बराबर हो जाएगी? द्रव की दाब ऊर्जा, द्रव को L दूरी बहने में किया गया कार्य, ये किसके बराबर जाएगा? किया गया कार्य। कितना कार्य किया गया? बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन। बल क्या हो जाएगा? दाब इंटू क्षेत्रफल इंटू विस्थापन। जब हमने बल लगाया था तो दाब कितना था? P। कितने क्षेत्रफल पर? A। और कितनी दूरी विस्थापित हो गया था? L। तो द्रव की दाब ऊर्जा कितनी आ गई? PAL। द्रव के एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, द्रव के एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, द्रव के एकांक आयतन की दाब ऊर्जा कितनी हो जाएगी? PAL अपॉन आयतन क्या हो जाएगा? AL। तो द्रव के एकांक आयतन की दाब ऊर्जा कितनी होती है? दाब के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? दाब के बराबर होती है। फिर समझिए, हमारे पास एक द्रव है, उसके एक क्षेत्रफल पर P दाब लग रहा है, और इस P दाब लगने के कारण द्रव L दूरी विस्थापित हो जाता है। तो द्रव की दाब ऊर्जा किसके बराबर होगी? द्रव द्वारा किए गए कार्य के। कार्य क्या होगा? बल गुणा विस्थापन। बल क्या होगा? दाब इंटू क्षेत्रफल। कितना दाब लगा है? P दाब लगा है। कितने क्षेत्रफल पे? A। तो L आ गया। तो द्रव के एकांक आयतन की दाब ऊर्जा क्या होगी? द्रव की दाब ऊर्जा बटे एकांक आयतन AL। AL से L कट गया, तो द्रव के एकांक आयतन की दाब ऊर्जा किसके बराबर होती है? दाब के बराबर होती है। इसमें 2 ऊर्जाएं और होती हैं।
कौन कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होती है? गति के कारण जो ऊर्जा होती है, द्रव बह रहा है, द्रव में गति है, उसके कारण जो ऊर्जा होगी उसे क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा कहेंगे। तो क्या होगी? सेकंड, गतिज ऊर्जा। जो द्रव बह रहा है उसकी गतिज ऊर्जा कितनी है? हाफ mv²। m द्रव्यमान का द्रव है, v वेग से बह रहा है, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? हाफ mv²। एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा, एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा ये कितनी हो जाएगी? हाफ mv²। द्रव का आयतन कितना है? v है, v से डिवाइड किया, हाफ ρv², क्योंकि ये घनत्व आ जाएगा। रो यहाँ पे क्या है? घनत्व है। घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन के। तो एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा क्या होगी? हाफ ρv²। थर्ड, स्थितिज ऊर्जा। m द्रव्यमान का द्रव बह रहा है पृथ्वी तल से h ऊंचाई पे, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? mgh। पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पे द्रव बह रहा है? h ऊंचाई पे। तो द्रव के एकांक आयतन की स्थिति ऊर्जा कितनी हो जाएगी? द्रव के एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? mgh अपॉन v, ये क्या हो जाएगी? ρgh। इसका मतलब जब हमारे पास द्रव बह रहा है उसमें एकांक आयतन की दाब ऊर्जा P है, एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा हाफ ρv² है और एकांक आयतन की स्थिति ऊर्जा ρgh है। तो जब द्रव बहता है उसमें तीन प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं और सभी ऊर्जाएं एकांक आयतन में इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें पता है जो द्रव बह रहा है उसका घनत्व पता है, उसका आयतन नहीं पता, उसका द्रव्यमान नहीं पता। नदी में अगर पानी बहने लग रहा है हमें क्या पता, पर हम उसे पता है वो पानी बह रहा है तो उसका घनत्व कितना है? 1000 kg/m3। तो इस तरह से हमें उनका घनत्व पता होता है, इसलिए हम एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा और दाब ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बर्नौली प्रमेय, बर्नौली की प्रमेय। और ये आपके हाफेली एनुअल दोनों में आती है। हाफेली में आ गई तो एनुअल में भी आने के और चांस रहते हैं, नहीं आई तो किसी एक पेपर में तो जरूर मिलेगी। ये बर्नौली प्रमेय सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं कोई कहूंगा वो बर्नौली की प्रमेय। बर्नौली की प्रमेय कहती क्या है? अगर कोई आदर्श द्रव मतलब SNPDA असंयन द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो नली के प्रत्येक बिंदु पर बहने वाले द्रव की एकांक आयतन की कुल ऊर्जा का मान नियत रहता है। एकांक आयतन की कुल ऊर्जा का मान नियत रहता है। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? बर्नौली की प्रमेय की। बर्नौली की प्रमेय। जब कोई आदर्श द्रव SNPDA तथा असंयन किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में, किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो बहते द्रव की नली के प्रत्येक बिंदु पर, बहते द्रव का जो नली के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा का मान नियत रहता है। ये एकांक आयतन की कुल ऊर्जा क्या है? दाब ऊर्जा, एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा और एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा, इसका मान क्या रहता है? नियत रहता है। ये क्या कहलाता है? बर्नौली की प्रमेय कहलाता है। अर्थात जब एकांक आयतन की कुल ऊर्जा का मान नियत रहता है तो बर्नौली प्रमेय प्रवाहित द्रव में किसके लिए? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ही है।
जैसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, ऊर्जा ना नष्ट हो सकती ना उत्पन्न की जा सकती, ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो बर्नौली की पर में बहते प्रवाही दर के लिए ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने एक अनुप्रस्थ असमान अनुप्रस्थ काट की नली की बात करी। वो उसका एक सिरा पृथ्वी तल से h1 ऊंचाई पर है, दूसरा सिरा पृथ्वी तल से s2 ऊंचाई पर है। हम मिड बिंदु से बात कर रहे हैं ऊंचाई। यहां पर जो प्रवेश कर रहा है द्रव उसका वेग v1 है और जो निकल रहा है उसका वेग v2 है। ये x सिरा है, ये y सिरा है। इसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a1 है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a2 है। यहां पे दाब कितना काम कर रहा है, p1 काम कर रहा है, और यहां पे दाब कितना काम कर रहा है, p2 काम कर रहा है। p1 और यहां पे दाब कितना काम कर रहा है, p2 काम कर रहा है। अब द्रव x सिरे में प्रवेश कर रहा है, y सिरे से निकल रहा है। तो x सिरे में जब द्रव को प्रवेश कराएंगे तो कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। 1 सेकंड में x सिरे में प्रवेश करने वाले द्रव पर किया कार्य, द्रव पर किया गया कार्य W1 कितना हो जाएगा, बल गुणा विस्थापन। बल कितना हो गया, F1, विस्थापन x1 ले लिया। अब F1 की जगह क्या आ जाएगा, P1 A1, और x1 की जगह क्या आ जाएगा, V1 इंटू 1। ये दूरी है, दूरी वेग गुना समय होता है। समय कितना है, 1 सेकेंड है। तो कितना हो गया, प्रवेश करने वाले में ये हो गया P1, P को ऐसे बना देते नहीं तो कहीं कंफ्यूजन हो जाएगा रो और P में। P1 A1 V1। 1 सेकेंड में y सिरे से निकलने वाले द्रव द्वारा किया गया कार्य। 1 सेकेंड में y सिरे से निकलने वाले द्रव द्वारा किया गया कार्य कितना कार्य हो जाएगा, W2 F2 इंटू X2। F2 कितना हो गया, P2 A2 इंटू V2 इंटू 1। कितना हो गया, W2 P2 A2 V2। समीकरण सेकंड और ये समीकरण फर्स्ट। देखो यहां पे 2 टर्म आ रही है, द्रव पर किया गया कार्य और द्रव द्वारा किया गया कार्य। आप जब द्रव को एक सिरे में प्रवेश कराएंगे तो प्रवेश करवाने के लिए कार्य करना पड़ेगा, लेकिन ऑटोमेटिकली जब द्रव दूसरे सिरे पे पहुंचेगा, पीछे से दूसरा द्रव उसे धकेलता ला रहा है, वो अपने आप बाहर निकल जाएगा। तो प्रवेश करवाने में द्रव पर कार्य होगा और जब निकलेगा द्रव द्वारा किया गया कार्य, द्रव द्वारा किया गया। तो नेट कार्य क्या होगा भाई, जब सिरे में प्रवेश करवाने वाला कार्य ज्यादा होगा तो नेट कार्य कितना हो जाएगा, नेट कार्य द्रव पर किया गया नेट कार्य W कितने बराबर हो जाएगा, W1 माइनस W2। क्या हो जाएगा ये, P1 A1 V1 P2 A2 V2। ये समीकरण नंबर 3 आ गई। हम एक सिद्धांत अभी हमने बताया, अविरतता का सिद्धांत जो अभी बताया था, अविरतता के सिद्धांत से। अविरतता का सिद्धांत क्या कहता है, अविरतता का सिद्धांत कहता है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। मतलब बहने वाले 1 सेकंड में बहने वाले द्रव का आयतन निश्चित है। आयतन क्या हुआ भाई,
क्षेत्रफल गुणा वेग, तो एक आयतन हुआ ना, 1 सेकंड की बात करें तो आयतन क्या हुआ, द्रव्यमान बटे घनत्व। तो हमारे पास समीकरण 3 क्या हो जाएगी, समीकरण 3 से W इज इक्वल टू हो जाएगा P1 m बाई रो माइनस P2 m बाई रो, तो W आ गया m बाई रो P1 माइनस P2, ये आपको क्या मिल जाएगा, समीकरण नंबर 4। ये नेट कार्य आपके पास आ गया। तो इस तरह से हमने नेट कार्य की गणना कर ली। अब आगे हम इसमें क्या करेंगे, अब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन की गणना करेंगे। गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हो रहा है आपका, स्थितिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हो रहा है, कौन सी ऊर्जा ज्यादा बढ़ रही है आपकी। देखिए यहां वेग कम है, यहां वेग ज्यादा है, क्योंकि ये क्षेत्रफल ज्यादा था तो वेग कम हो गया, यहां क्षेत्रफल कम हुआ तो वेग बढ़ गया। तो यहां पे गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ गई। तो द्रव की गतिज ऊर्जा में वृद्धि, द्रव की गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी हो जाएगी, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। ये गतिज ऊर्जा में वृद्धि आ गई। अब ये ऊंचाई h1 थी, ये ऊंचाई h2 होगी। जब ऊंचाई कम होगी तो स्थितिज ऊर्जा में कमी आएगी। द्रव की स्थितिज ऊर्जा में कमी, तो स्थितिज ऊर्जा में कमी कैसे निकालेंगे, डेल्टा यू किसके बराबर हो जाएगा, mgh1 माइनस mgh2। ये कमी आई है, इसमें वृद्धि हुई है, तो अब क्या होगा, द्रव की ऊर्जा में नेट वृद्धि, द्रव की ऊर्जा में नेट वृद्धि कैसे निकालेंगे, डेल्टा ई गतिज ऊर्जा में वृद्धि माइनस स्थितिज ऊर्जा में कमी, कैसे हो जाएगा, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर माइनस ये mgh1 माइनस mgh2। इसे खोल देंगे, ये आ जाएगा हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर माइनस mgh1 प्लस mgh2। यहां पे हम m कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास अंदर क्या बचा, हाफ v2 स्क्वायर माइनस हाफ v1 स्क्वायर माइनस gh1 प्लस gh2। ये कुल ऊर्जा में वृद्धि आ गई। अब कार्य ऊर्जा पर में से क्या होगा, कार्य ऊर्जा पर में से, कार्य ऊर्जा पर में कहती है किसी वस्तु को विस्थापित करने में किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में अंतर के बराबर होता है। ऊर्जा में, कुल ऊर्जा में, यहां गतिज ऊर्जा नहीं, यहां स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा दोनों है, तो कार्य ऊर्जा पर में किसके बराबर हो जाएगी, ऊर्जा में नेट वृद्धि के बराबर हो जाएगी। अब ये ऊर्जा में नेट वृद्धि हमारी हुई है, तो हम यहां पे आते हैं, हम इस समीकरण को यहां पे लिख लेंगे, कितनी होगी हमारे पास m बाई रो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू m हाफ V2 स्क्वायर माइनस हाफ V1 स्क्वायर माइनस GH1 प्लस GH2।
m से m कट जाएगा, यहां बचेगा P1 माइनस P2। ये रो मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस रो जी H1 प्लस रो जी H2। 1 वाली टर्म इधर ले आओ और 2 वाली टर्म उधर कर दो, तो ये वाली 1 वाली टर्म इधर आएगी P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 इधर जाके प्लस हो जाएगा, बाकी हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप देखेंगे 1 वाली टर्म सारी सेकंड वाली टर्म के बराबर है, मतलब जो एक्स सिरे का कुल वो था वो नियत है। तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे कि P प्लस हाफ रो V स्क्वायर, P प्लस हम क्या लिखेंगे इसमें, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी H इज इक्वल टू नियतांक। यही हमारी क्या है, बर्नौली की प्रमेय है। इसको और हम टेक्निकल टर्म में ले जाते हैं। हम इस समीकरण को किससे, हम समीकरण का नाम नहीं आ रहा ए, समीकरण ए को रोजी से भाग करने पर, रोजी से भाग करने पर तो क्या हो जाएगा, ये P बटे रोजी हाफ रो V स्क्वायर अपॉन रोजी प्लस रोजी H अपॉन रोजी इज इक्वल टू नियतांक अपॉन रोजी। देखो रो भी नियतांक है और जी भी नियतांक है, तो P अपॉन रोजी एक टर्म आ गई, ये आ गई V स्क्वायर अपॉन 2G प्लस H इज इक्वल टू नियतांक। ये टर्म क्या कहलाती है, ये कहलाती है दाब शीर्ष। कौन सी टर्म कहलाती है, दाब शीर्ष। ये क्या कहलाती है आपकी, वेग शीर्ष। क्या टर्म कहलाती है, वेग शीर्ष। ये वाली टर्म क्या कहलाती है, गुरुत्वीय शीर्ष। कौन सा शीर्ष, गुरुत्वीय शीर्ष। तो ये एक और परिभाषा होती है, जब कोई आदर्श द्रव मतलब असंपीड्य तथा अशांत द्रव किसी नली में, किसी असमान परिच्छेद वाली नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है, तो किसी भी बिंदु पर दाब शीर्ष, वेग शीर्ष तथा गुरुत्वीय शीर्ष का योग नियत रहता है। धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो दाब शीर्ष, वेग शीर्ष तथा गुरुत्वीय शीर्ष का योग क्या रहता है, नियत रहता है। अब इसमें, इसी समीकरण में अगर हम कहें हमारी एक क्षैतिज नली है, इसमें न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। कैसी नली के लिए, क्षैतिज नली के लिए। हमारी नली क्या है, क्षैतिज है। तो प्रवाह एक क्षैतिज तल में है, एक क्षैतिज तल में है। तो जब प्रवाह एक क्षैतिज तल में होगा तो H1 इज इक्वल टू H2 हो जाएगा। तो यहां समीकरण क्या हो जाएगी, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी, हमने H मान लिया, रो जी H, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, मतलब P प्लस हाफ रो V स्क्वायर नियतांक। क्या होगा, नियतांक। तो जब
द्रव का प्रवाह क्षैतिज होता है तो उसमें एकांक आयतन की दाब ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का मान नियतांक रहता है। उस स्थान पर क्या होता है, वेग, मतलब कौन सा नहीं आती, एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा नहीं आती। तो अब यहां पे भी एक चीज आ रही है, अगर दाब अधिक होगा तो वेग कम होगा, दाब कम होगा तो वेग ज्यादा होगा। तो बच्चों आज हमने जो आपको बर्नौली की प्रमेय बताई है बेटा, ये बर्नौली की प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर बार बार कहने लग रहा हूं, ये हाफ ईयरली और एनुअल पेपर में जरूर आता है, नहीं तो इसमें न्यूमेरिकल आता है, तो वैसे ज्यादा तो ये डेरिवेशन पक्का आता है। बच्चों मैं अपने चैनल को जब एनालिसिस करता हूं तो देखता हूं कि मेरे पास 60% बच्चा ऐसा है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और वीडियो देख रहे हैं वो, और 40% लगभग ऐसा बच्चा है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा और वीडियो जरूर देख रहे हैं। बेटा प्लीज, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है ना बेटा। प्लीज आप उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको इसी तरह साधारण और सरल भाषा में बहुत की कि हर अध्याय की वीडियो मैं आपको उपलब्ध करवाता रहूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। धन्यवाद।